गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब मजे में होंगे। आज का लेक्चर और नॉर्थ साइड एमसीक्यू सीरीज का है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार एमसीक्यू। और अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट वन इज द वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन मिसिस वाई, यानी कि कोई भी नाम दे रखा है, विद द 8 वीक ऑफ द गेस्टेशनल एज। कितना बोला है? 8 वीक का गेस्टेशनल एज बोला है। कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रही है विद द मॉडरेटेड ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग। क्या हो रहा है? ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है। ऑन पर वजाइनल एग्जामिनेशन में देख रहा है उसका जो सर्विक्स का डायलेशन कितना हुआ है, 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द मिसिस वाइस कंडीशन, यानी कि मिसिस वाई को क्या हुआ है, अस्पताल में आई हुई है और क्या बोल रही है कि रेड वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है। प्लस क्या हो रहा है, जो भी हमने पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया तो हमें पता चला कि क्या हुआ है, 2 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हुआ है। तो इसे किस टाइप्स का बोला जाता है? एबोसन ही आता है, लेकिन कौन सा आता है वो देख लेते हैं। पहला क्या है? इनकॉम्पिटेटिव सर्विक्स। दूसरा क्या है? इनएविटेबल एबोसन। तीसरा क्या आएगा? थ्रीटेन एबोसन। या चौथा कौन सा आएगा? मिश्रा एबोसन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें डिस्कशन कर लेते हैं, पहले वन बाय वन एमसीक्यू में क्या बोला जा रहा है। तो पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, इनकॉम्पिटेंट सर्विस का मीनिंग क्या होता है। क्या हो रहा है? इनकॉम्पिटेंट। तो पहले देख लेते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, उसका मीनिंग क्या रहेगा। तो व्हाट यू मीन बाय द व्हेन द वीक सर्विकल टिश्यू। क्या बोल रहा हूं मैं? वीक सर्वाइकल टिश्यू। जो भी सर्वाइकल टिश्यू रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वीक रहेंगे। उसकी वजह से क्या होता है? प्री मैच्योर बर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है? प्री मैच्योर बर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि सिंपल से लॉजिक दिखा देता हूं मैं एक बार आपको। अगर सर्वाइकल टिश्यू के वीक मसल रहेंगे तो उसकी वजह से सर्विक्स जल्दी से ओपन हो जाएगा और उसकी वजह से प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ द हेल्दी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और उसको दूसरा नाम क्या बोलता है? सर्विक्स इनसफिशिएंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सर्विक्स इनसफिशिएंसी बोला जाता है। चलिए फिर आगे डिस्कशन कर लेते हैं। इनएविटेबल एबोशन और दूसरा क्या है? थ्रीटेन एबोशन। ये दोनों एबोशन सेम है, यानी कि थोड़ा ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मैं आज समझा देता हूँ। 2 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द थ्रीटेन एबोशन एंड द सेकंड वन इज द इनएविटेबल एबोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्या देख लेते हैं? थ्रीटेन एबोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा एबोशन? थ्रीटेन एबोशन। अब देखते हैं थ्रीटेन एबोशन का मीनिंग क्या रहेगा। रिफर टू द ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्वाइकल ओएस। क्या देखने को मिलेगा? क्लोज्ड सर्वाइकल ओएस। यानी कि थ्रीटेन एबोशन का मीनिंग क्या बोल रहा हूं मैं? ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, पर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द, किसके प्रेजेंस में? साथ में क्या देखने को मिलेगा? क्लोज्ड सर्वाइकल ओएस देखने को मिलेगा। क्या होगा? क्लोज्ड सर्वाइकल ओएस देखने को मिलेगा, यानी कि सर्वाइकल क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहा हूं। अब कौन सा एबोशन था? इनएविटेबल एबोशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनएविटेबल। थ्रीटेन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब इनएविटेबल एबोशन का मीनिंग क्या? उसमें भी सेम ही है। जैसे थ्रीटेन में मैंने क्या बोला था? ब्लीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोज्ड सर्वाइकल ओएस। इसमें क्या होगा? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी इनटू द वजाइना। बट क्या होगा? सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में रहेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ओपन सर्वाइकल ओएस बिफोर द पासेज ऑफ द प्रेगनेंसी टिश्यू। यानी कि प्रेगनेंसी होने के पहले ही क्या हो जाता है?
ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेजेंस क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ द ओपनिंग सर्वाइकल ओएस, यानी कि सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि सर्वाइकल ओपन रहेगा। यानी कि 310 में क्या था, सर्वाइकल ओएस क्या था, क्लोज था। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मिस्ड एबॉर्शन। लास्ट जो एमसीक्यू था वो क्या था, मिस्ड एबॉर्शन। व्हाट यू मीन बाय द मिस्ड एबॉर्शन, एम्ब्रियो या फिटस बोल सकते हो उसे, एम्ब्रियो या फिर फिटस हैज ऑलरेडी डाइड, यानी कि वो क्या हो गया है, डेथ हो चुकी है उसकी। इसकी वजह से प्रेगनेंसी क्या नहीं रह पाएगी, कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। तो मैंने चारों ऑप्शन पढ़ा लिए, एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मीनिंग क्या स्टूडेंट, अब आपको पता चला व्हाट यू मीन बाय इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मीनिंग आपको पता चला होगा। तो क्या होगा, वीक सर्वाइकल टिश्यू रहेंगे, तो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। इनएविटेबल एबॉर्शन का मीनिंग क्या रहेगा, ब्लीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द क्या देखने को मिलेगा, सर्वाइकल ओएस ओपन। 310 एबॉर्शन में क्या ब्लीडिंग, लेकिन क्लोज्ड सर्वाइकल ओएस होगा। और मिस्ड एबॉर्शन में तो क्या रहेगा, जो भी क्या रहेगा, जो भी एम्ब्रियो या फीटस है ऑलरेडी क्या हो गया, डाइड हो गया। तो पता चला, तो विच इज द करेक्ट आंसर, मैंने बोला तो उसका ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और 2 सेंटीमीटर डायलेटेड देखने को मिलेगा, यानी कि सर्विक्स ओपन होगा तभी तो डायलेट हुआ है। तो ओपन किस में था, आपको सबको बताया किस में रहेगा, याद है ना आपको, किस में, इनएविटेबल एबॉर्शन। कौन सा आएगा, इनएविटेबल एबॉर्शन, क्योंकि इसमें क्या था, सर्विक्स इज द 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो विच इज द करेक्ट आंसर, इनएविटेबल एबॉर्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट, आपको पता होगा ना एमटीपी एक्ट, बहुत पढ़ा होगा आपने, तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एमटीपी अमेंडेड एक्ट 2020 की बात कर रहे हैं हम। द रिक्वायरमेंट की बात कर रही है, ओपिनियन ऑफ द वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अप टू, क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट, किसका एक्ट बोला, 2020 के अनुसार क्या बोला रहा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि वन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका जरूरत पड़ेगी। तो 12 वीक पे, 16 वीक पे, 20 वीक या फिर 20 से और 24 वीकों के बीच में। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, उसका आंसर पढ़ा लेता हूँ मैं एक बार। तो पहले तो एमटीपी अमेंडेड एक्ट समझ लीजिए, 2020 कब आया था आपको पता है, फरवरी में आया था। कब आया था, फरवरी में आया था। नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट के अनुसार क्या बोला जा रहा है, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, कितना, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, कब, अप टू द 20 वीक, कब रहेगा, अप टू द 20 वीक। अगर आपको एग्जाम में पूछे अकॉर्डिंग टू 2020 वन मेडिकल प्रैक्टिशनर जो इसका ओपिनियन चाहिए, कब तक चाहिए, ओनली वन को किसके लिए कंसिडर करेंगे, अप टू द 20 वीक्स। लेकिन 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लेने की जरूरत कब पड़ेगी, अप टू द 24 वीक्स। अब सिंपल सा लॉजिक दिखाइए, इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द 2020 द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपिनियन वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के एक ही अपॉइंटमेंट की जरूरत है, तो कब दे सकता है, तो याद रखिएगा कब दे सकता है, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द वीक ऑफ द 20 वीक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी बात भी मैं पढ़ा लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू द 1971, अगर एक्ट में पूछा जाए 1971, तो उसके अनुसार मैं भी एक बार पढ़ा लेता हूँ। जो भी प्रीवियसली एक्ट रहा था, पहले किस साल में आया था, 1971 में, अब कौन से साल में आ चुका है, 2020, यानी कि 2020 में। इसमें 1971 में वन मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस कब तक रहनी चाहिए थी, अप टू द 12 वीक। और अगर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए तो कब तक ले सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी कब तक हो, अप टू द 20 वीक्स की रहेगी, तब कितने प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, 2 का। अगर 12 वीक तक है प्रेगनेंसी तो उसे टर्मिनेट करने के लिए कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, ओनली 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर। पता चला स्टूडेंट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक शानदार एमसीक्यू के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइकोलॉजी यानी कि साइकेट्रिक का एमसीक्यू है, बहुत इजी है, लेकिन इजी तब लगेगा जब भी आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और उसका आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट का नाम है, कोई भी ले लीजिए,
हु इज टेकिंग द एंटीसाइकोटिक ड्रग, कोई भी पेशेंट है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, प्रेजेंट विद द हाई ग्रेड फीवर, उसको क्या हो गया है, हाई ग्रेड फीवर, रेज रेसिपी की और द मायोग्लोबिनूरिया हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो कौन सा डायग्नोसिस आपको देखने को मिल रहा है, कोई एक पेशेंट है जो कंटिन्यूस 3 वीक्स तक क्या ले रहा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर, सीपी के हाई हो जाएगा और मायोग्लोबिनूरिया हो जाएगा। तो विच इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, यानी कि कौन सा डायग्नोसिस इस कंडीशन में हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, पहला कौन सा है स्टूडेंट, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। दूसरा क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया। तीसरा क्या है, टार्डिव डिस्काइनेसिया। और लास्ट वन कौन सा आएगा, एकाथीसिया। कौन सा आएगा, एकाथीसिया। तो चलिए वन बाय वन में पूरे चारों ऑप्शन का डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आप बोलना कि सर इट इज द करेक्ट आंसर। पहले तो क्वेश्चन में सीपीके लिखा है और मायोग्लोबिनूरिया वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो व्हाट यू मीन बाय द सीपीके, ध्यान से समझना स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीके का मीनिंग क्या रहेगा, क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम। क्या रहेगा, क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट, इट्स अ प्रेजेंट इनटू द अवर बॉडी। बॉडी में कहाँ पर रहेगा, हार्ट, ब्रेन या स्केलेटल मसल में वो पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मायोग्लोबिनूरिया, ये तो आपको पता होगा, मायोग्लोबिनूरिया। अब मायोग्लोबिनूरिया का मीनिंग क्या, इंक्रीज द मायोग्लोबिन, इंक्रीज मायोग्लोबिन इनटू द, कहाँ पे, यूरिन में। यूरिन में क्या हो, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, मायोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए अब एमसीक्यू के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेता हूँ एनएमएस। क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। उसमें क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन, क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा टू एंटीसाइकोटिक ड्रग। कौन सी ड्रग से, एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से जो रिएक्शन देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, एनएमएस, यानी कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम बोला जाता है स्टूडेंट। कैरेक्टराइज बाय द साइन एंड सिम्टम क्या है, फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट को, और फीवर हाई रहता है, याद रखने का, फीवर कितना रहेगा, हाई रहेगा। कितना रहेगा, वो भी कार्डिनल साइन है, विच इज द कार्डिनल साइन ऑफ द एनएमएस, याद रखना। अगर टेम्परेचर कितना 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाए तो उसे हम डायरेक्टली इजीली कह सकते हैं इस पेशेंट को क्या है, एनएमएस। लेकिन वो पेशेंट क्या ले रहा है, तब एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, कंटिन्यू 3 वीक्स है, और उसके बाद उस पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, और फीवर हमने चेक किया तो फीवर कितना आया था, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसलिए इंडिकेट कर सकते हैं इस पेशेंट को क्या होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, एनएमएस। एनएमएस का मतलब क्या रहेगा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट वन इज द रिजिडिटी देखने को मिलेगी, क्या होगी, रिजिडिटी। लास्ट वन इज द ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, क्या होगा, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। तो पता चला सीपीके क्या है, मैंने पढ़ा लिया क्या है, क्रिएटिनाइज फॉस्फोकाइनेज एंजाइम है जो हमारी बॉडी में, हार्ट में प्रेजेंट रहता है। मायोग्लोबिनूरिया का मीनिंग क्या है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा हमारी यूरिन में। एनएमएस का मीनिंग क्या है, इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इट्स वन टाइप ऑफ द रिएक्शन टू द एंटीसाइकोटिक ड्रग। उसमें कार्डिनल साइन कौन सा रहेगा एनएमएस का, कि फीवर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, कितना रहेगा, ग्रेटर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन इज द रिजिडिटी होगी, और ऑटोनॉमिक क्या होगा, डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू में पढ़ लेता हूँ, यानी कि यही हम एमसीक्यू में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द एनएमएस, एनएमएस की ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ लेता हूँ एक बार। एनएमएस की ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी यानी कि ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी रहेगी, डेंट्रोलेन। कौन सी रहेगी, डेंट्रोलेन।
तो पता चला डेंड्रोलाइन। चलिए, और दूसरा एमसीक्यू क्या था, डिस्टोनिया। अब डिस्टोनिया का मीनिंग तो आप सबको पता होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? इट इज द मूवमेंट डिसऑर्डर that cause muscle contract involuntary। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, इनवॉलेंट्री रहेगा। मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें मसल का कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, इनवॉलेंट्री। चलिए, और दूसरा क्या था, ट्यूरडाइव। क्या बोले उसे, टेरडाइव या फिर ट्यूरडाइव, जो भी बोलना है वो। टेरडाइव था, मैंने एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, यानी कि डिले। क्या होगा, डिले। और डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया का मीनिंग क्या, एबनॉर्मल मूवमेंट। कैसे मूवमेंट स्टूडेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट। लास्ट वन इज द एकास्थेसिया। कौन सा आएगा, एकास्थेसिया। और एकास्थेसिया का मीनिंग क्या है, इट इज द वन टाइप ऑफ द मूवमेंट डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर होगा, इट इज द मूवमेंट डिसऑर्डर। तो चलिए एक बार फिर से हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा था। सॉरी, ये आगे वाली स्लाइड है। ए पेशेंट टेकिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है 3 वीक से, और उसके बाद क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, रेज्ड सीपी की और मायोग्लोबिनूरिया देखने को मिल रहा है। तो कौन सा डायग्नोसिस हम करेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या था, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। उसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, रिएक्शन देखने को मिलेगा एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से। और विच इज द कार्डिनल साइन, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाएगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई थिंक ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला ही आंसर हमने लिखा हुआ था, क्या आएगा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। कौन सा आएगा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या था, एक्यूट डिस्टोनिया, ट्रेडाई, डिस्काइनेसिया या फिर टायडाई बोल सकते हैं। और लास्ट वन इज द एकास्थेसिया। एक्यूट डिस्टोनिया का मीनिंग मैंने अभी पढ़ा लिया था, क्या था आपको पता होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। टायडाई का मीनिंग क्या रहेगा, ये था ना टायडाई, टायडाई का मीनिंग क्या था, डिले होगा। और डिस्काइनेसिया का मीनिंग भी यही रहेगा, क्या रहेगा, एब्नॉर्मल मूवमेंट रहेगा। एटाकेसिया का मीनिंग, एकास्थेसिया का मीनिंग क्या रहेगा, मूवमेंट का वन टाइप ऑफ द डिसऑर्डर। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा लेक्चर में और पता भी चल रहा है। तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत लंबा लिख रहा है ना आपको, कि जितना लंबा उतना ही छोटा है। उसका आंसर तुरंत ही मैं दूंगा, उसको कुछ जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज द न्यू initiative aiming to early identification and early intervention for the children from the birth to 18 years to cover the 4Ds। यानी कि कौन से 4D को कवर करता है, कौन सा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें कौन से 4D आते हैं, विच 4D is present in this type of the condition। यानी कि ये जो प्रोग्राम है कौन सा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें जो 4D होते हैं वो कौन कौन से रहेंगे, जन्म से लेकर कितने तक, 18 साल के बच्चों में। तो मैं सीधा सा आंसर बोल देता हूँ, पहला कौन सा आएगा, डिफेक्ट एट द बर्थ। एट द बर्थ हम क्या देखेंगे, डिफेक्ट। सेकंड वन इज द डेफिशिएंसी देखेंगे। थर्ड वन इज द डिसीज देखेंगे। फोर्थ वन इज द डेवलपमेंट डिलेस तो नहीं हुआ, और इंक्लूडिंग क्या आ जाएगा, डिसेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन याद रखना। 4D में क्या आएगा, जन्म के समय क्या देखेंगे, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है कोई विटामिन की या मिनरल्स की, कोई डिसीज तो बच्चे में नहीं प्रेजेंट है। कब तक देखेंगे, बच्चे के जन्म से लेकर कब तक 18 साल की उम्र हो तब तक ये सारी चीजें हम देखते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट, क्या है, डिलेस तो नहीं हुआ, अगर डिले हुआ है तो उसमें डिसेबिलिटी को प्रेजेंट है या नहीं, वो सारी बातें डिस्कशन कर देंगे। विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन है। दूसरे सारे ऑप्शन में सीक्वेंस ही है। देखिए, ड्रग एब्यूज ऐसा कुछ रहता ही नहीं, 18 साल के बच्चे के अंदर कहाँ ड्रग एब्यूज देखेंगे, डेफिशिएंसी नहीं, डेवलपमेंट डिले आएगा, लेकिन एक से एक तो काम नहीं चलेगा। सी में डायरेक्ट डिफॉर्मिटी, हम नहीं डिफॉर्मिटी नहीं देखते, डेवलपमेंट डिलेस तो लास्ट में देखते हैं, डेफिशिएंसी भी पहले देखना चाहिए। डिसीज, बच्चा जन्म लेता है तो डायरेक्ट डिसीज तो हम नहीं बोल सकते, डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। डिफेक्ट एट द बर्थ एंड द डायरियल डिसीज वो पहले आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए,
नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ द यूट्रस इनटू द नॉर्मल साइज आफ्टर प्रेगनेंसी, मैंने लिखा नहीं है, आप समझ जाइए। आफ्टर डिलीवरी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली उसके बाद, आफ्टर डिलीवरी द फेलियर ऑफ द यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइज, आफ्टर डिलीवरी द फेलियर ऑफ द यूट्रस इट्स नॉर्मल साइज, यानी कि डिलीवरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो यूट्रस नॉर्मल साइज में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? पहला है इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, पारप्यूरियम या फिर रिट्रैक्शन। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं, समझ ला। पहला समझ लेते हैं इन्वोल्यूशन, कौन सा रहेगा? इन्वोल्यूशन। व्हाट यू मीन बाय द इन्वोल्यूशन, पता है आपको? देख लेते हैं। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, return to the organ, return to the organ a former size, यानी कि जो पहले वाली साइज थी फॉर्मर थी ना, नॉर्मल साइज, उसमें रिटर्न टू है कौन से साइज में? नॉर्मल साइज में आ जाएगी, यानी कि फॉर्मर साइज यानी कि प्री प्रेग्नेंट। तो याद रखना व्हाट यू मीन बाय द इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मीनिंग क्या? बच्चे के जन्म के बाद जो भी ऑर्गन रहता है, यानी एग्जांपल ले लेता हूँ यूट्रस, वो पहली जैसी कंडीशन में हो जाए उसे क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन। जस्ट लाइक एग्जांपल यूट्रस, यूट्रस अगर पहला जैसा प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इन्वोल्यूशन। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सब इन्वोल्यूशन। अब कौन सा आएगा? सब इन्वोल्यूशन। पहले पढ़ लिया क्या? इन्वोल्यूशन, अब क्या आएगा? सब इन्वोल्यूशन। What you mean by the sub involution? मेडिकल कंडीशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। मैंने अभी पढ़ाया था, ये सारी कंडीशन किस में आएगी? आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि बेबी के जन्म के बाद। क्या होता है सब इन्वोल्यूशन में? यूट्रस डज नॉट रिटर्न, क्या होता है? यूट्रस डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल साइज प्री प्रेग्नेंट। जो साइज होती है ना नॉर्मल साइज, यानी कि प्री प्रेग्नेंट, यानी कि व्हाट यू मीन बाय द सब इन्वोल्यूशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बेबी के जन्म के बाद यूट्रस अपना जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल साइज वो एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि नॉर्मल साइज में वापस नहीं आता, तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्यूरप्यूरम। नेक्स्ट वन इज द प्यूरप्यूरम। इट इज द पोस्ट नेटल पीरियड। क्या है? It is the postnatal period. It's beginning after the birth. कब होगा? Beginning यानी कि स्टार्ट को कब होगा? After the baby birth. जब भी बेबी का जन्म होता है उसके बाद, and extending कब तक रहेगा? For 6 weeks तक, यानी कि आफ्टर डिलीवरी, बेबी के जन्म के बाद, न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के बाद, उसके बाद के कितने वीक तक? 6 वीक तक का जो सफर यानी कि जो टाइम रहेगा उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्यूरप्यूरियम बोला जाता है। क्या बोलता है स्टूडेंट? प्यूरप्यूरियम। तो पता चला इन्वोल्यूशन का मीनिंग क्या? बेबी के जन्म के बाद क्या होगा? जो भी ऑर्गन अपनी नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट साइज में आएंगे उसे क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन। अगर सब इन्वोल्यूशन का मीनिंग क्या? आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जो यूट्रस है वो डज नॉट रिटर्न इट्स नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट साइज, तो उसे क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। प्यूरप्यूरियम का मीनिंग क्या रहेगा? पोस्टनेटल पीरियड, यानी कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ से लेके एक्सपेंडिंग क्या तक रहेगा? 6 वीक तक का जो टाइम रहेगा उसे क्या बोलेंगे? प्यूरप्यूरियम बोलेंगे। और रिट्रैक्शन का मीनिंग तो आपको पता ही है, क्या होगा? यूट्राइन मसल जो क्या रहेगा? रिमेनिंग द शॉर्ट। यूट्राइन मसल का क्या देखने को मिलेगा? रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। रिट्रैक्शन जो देखने को मिलता है, तो रिट्रैक्शन ऑप्शन में नहीं आएगा। प्यूरप्यूरियम मैंने क्या बोला? बर्थ के लिए से बर्थ, बच्चा जन्म लेता है उसके उससे ज्यादा कितना? 6 वीक, यानी कि आफ्टर बर्थ एक्सटेंडिंग फॉर द 6 वीक, बच्चे से जन्म के बाद के कितने वीक तक? 6 वीक तक। ये भी नहीं आएगा। द फेलियर ऑफ द यूट्रस, नॉर्मल साइज में नहीं आएगा, तो मैंने अभी पढ़ाया था, क्या था? सब इन्वोल्यूशन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? सब इन्वोल्यूशन। और इन्वोल्यूशन तो नहीं आएगा क्योंकि इन्वोल्यूशन तो क्या है? रिटर्न टू द नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट। नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वो आ जाएगा, तो सब क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन। तो पता चला स्टूडेंट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, तो शुरू करते हैं हमारा शानदार, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, देख लेते हैं क्या है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन would be appropriate initially when the nurse assessing the uterine fundus of the mother into the immediate postpartum period notes that the uterus feels soft and boggy. यूट्रस कैसा दिख रहा है? सॉफ्ट एंड बोगी दिख रहा है। नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। नर्स क्या असेसिंग कर रही है? यूट्राइन फंडस को असेस कर रही है। कौन से टाइम में? पोस्टपार्टम पीरियड में स्टूडेंट। और यूट्रस कैसा फील हो रहा है? सॉफ्ट एंड बॉगी। तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पुश द यूट्रस टू असिस्ट इन द एक्सप्रेसिंग द क्लॉट, elevate the patient legs, massage the fundus until the it firm and they encourage the client to void. Which is the correct answer? उसके पहले हमें पोस्टपार्टम नर्सिंग केयर के बारे में पता तो होना चाहिए ना स्टूडेंट। अगर उसके बारे में ही नहीं पता तो हाउ कैन वी जस्टिफाई या फिर उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्टपार्टम केयर, पहले क्या देख लेता हूँ मैं, पोस्टपार्टम केयर के बारे में पढ़ा लेता हूँ कि पोस्टपार्टम नर्सिंग केयर देनी का कैसे है। तो क्या आएगा? पोस्टपार्टम नर्सिंग केयर क्या आएगा? पोस्टपार्टम नर्सिंग केयर assess the firmness, क्या आएगा? assess the firmness of the fundus, किसकी? फंडस। एंड प्रोवाइड द मसाज, एंड प्रोवाइड क्या करेंगे? मसाज फॉर बॉगी यूट्रस, किसके लिए? बॉगी यूट्रस। बॉगी यूट्रस या फिर कोई भी ब्लीडिंग हो तब। पोस्टपार्टम केयर में मैंने आंसर ही बोल दिया पहले। एसेस क्या करेंगे? फर्मनेस ऑफ द फंडस, फंडस का क्या पार्ट देखेंगे, फर्मनेस है या नहीं देखेंगे। और प्रोवाइड क्या करेंगे? मसाज करेंगे फॉर द किसके लिए? बॉगी यूट्रस के लिए। तो चलिए अब कैसे करना है, क्या पोस्टपार्टम केयर है और हाउ टू मसाज, फंडस को मसाज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी और कैसे करते हैं, वो सारी बातें हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड पोस्टपार्टम केयर के बारे में देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे? मॉनिटर द बॉयल फंक्शन। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि उसका पूरा टॉपिक आपको पता चले। मॉनिटर क्या करेंगे? बॉयल फंक्शन। नेक्स्ट, एसेस फॉर द यूरिनरी रिटेंशन, एसेस फॉर द यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट क्या आएगा? प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। ये सारी क्या पढ़ा रहा हूं मैं? पोस्टपार्टम केयर। प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। एसेस द फैमिली बॉन्डिंग। एसेस क्या होगा? फैमिली बॉन्डिंग। टीच द कीगल एक्सरसाइज। क्या टीच करने को बोल रहा हूं मैं? टीच द कीगल एक्सरसाइज। तो पोस्टपार्टम केयर में क्या आएगा? पहले तो एक मिनट, थोड़ा सा हिल गया, मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा सेट। ओके, चलिए क्या आएगा? मॉनिटर द बॉयल फंक्शन। पहला क्या आएगा? बॉयल फंक्शन को हम मॉनिटर करेंगे। दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट? एसेस फॉर द यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन को हम क्या करेंगे? एसेस करेंगे।
प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेंगे, असेस द फैमिली बॉन्डिंग, और लास्ट वन इज द टीच द क्या करेंगे, कीगल एक्सरसाइज। चलिए और आगे की बात, जो मेन टॉपिक है ना हमारा, कौन सा रहेगा, फंडस मसाज। तो हाउ टू फंडस मसाज, ये आपको पता होना चाहिए। फंडस मसाज हम कैसे करेंगे, देखो मैंने इमेज भी दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज में क्या हुआ है और वो सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फंडस मसाज। फंडस मसाज, performing after the delivery of the placenta, performing after the delivery of the placenta, placenta की डिलीवरी के बाद ये हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। द यूट्रस भी क्या होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। याद रखना ये बात, पूरे बेजे में रखिएगा स्टूडेंट। जो यूट्रस रहेगा, द यूट्रस शुड बी फर्म, फर्म बोल सकते हैं या फिम, जो भी बोलना है, शुड बी फर्म होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। द यूट्रस शुड बी कैसा होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। कैसे करेंगे तो देख लीजिए, प्लेस द वन हैंड, प्लेस द वन हैंड इमीडिएटली अबव द सिम्फेसिस प्यूबिस। कहां पर रखेंगे, अबव द symphysis pubis. Next one is the place the another hand. Place the another hand. कहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, यूट्राइन फंडस पे, यानी कि फंडस पार्ट पे। मसाज विद द टू हैंड्स, अब टू हैंड्स से क्या कर देंगे हम, मसाज कंटिन्यू करेंगे। और यूट्रस या फंडस कैसा होना चाहिए, याद रखना स्टूडेंट, फॉर्म होना चाहिए। अगर फॉर्म नहीं है, बाकी दिख रहा है, तो हमें कब तक करना पड़ेगा, तब जब तक वो फॉर्म ना हो तब तक हमें उसे क्या करना पड़ेगा, मसाज करना पड़ेगा। देख लीजिए, ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड, ये कहाँ पर रहेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये दूसरा हाथ कहाँ पर रहेगा स्टूडेंट, यूट्राइन फंडस पर। और दोनों हाथों से हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूस मसाज करते रहेंगे। तो पता चला आपको व्हाट यू मीन बाय दैट क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं पता तो एक बार फिर से देख लीजिएगा मेरा वीडियो, तो इजीली आपको क्या रहेगा, आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए अब फिर से एमसीक्यू के बारे में आ जाते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन बोल रहा है, किसका बोल रहा हूँ मैं, असेसिंग द यूट्राइन फंडस टू द मदर इमीडिएटली, कौन से पीरियड में, पोस्टपार्टम पीरियड में। यूट्रस कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट एंड बॉगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा आंसर है, मसाज द फंडस अंटिल इट्स द फर्म। जब तक वो फंडस फर्म नहीं हो जाता तब तक हमें कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा, मसाज करता रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मसाज द फंडस अंटिल इट्स फर्म। पोस्टपार्टम केयर में हमने क्या देखा, assess the firmness of the fundus and provide the massage for the बॉगी यूट्रस। अगर बॉगी यूट्रस है तो हमें कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड मसाज करना पड़ेगा। जनरली हम करते ही है, लेकिन बॉगी देखने को मिलेगा तो कंटिन्यूस हमें क्या करना पड़ेगा, मसाज करना पड़ेगा। कब तक करने पड़ेगा, जब तक फंडस का पार्ट क्या ना हो गए, फॉर्म हो जाए तब तक। नेक्स्ट वन इज द मॉनिटर, क्या करेंगे, बॉयल फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट असेस फॉर द यूरिनरी रिटेंशन, प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, असेस द फैमिली बॉन्डिंग एंड टीच द कौन सी एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज। फंडस मसाज करेंगे, कब करेंगे, पहला तो क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फंडस मसाज हम परफॉर्मिंग कब करेंगे। तो याद रखना कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, जो भी डिलीवरी होगी प्लेसेंटा की उसके बाद। नेक्स्ट, द यूट्रस शुड भी कैसा होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। प्लेस द वन हैंड कहाँ पर रखेंगे, अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जैसे मैंने इमेज में दिखाया हुआ है ऐसा। और प्लेस द अनदर हैंड कहाँ पर रखेंगे, यूट्राइन फंडस के पार्ट पे। और कंटिन्यू दोनों हाथों से हम क्या करेंगे, मसाज करते रहेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा और आपका नॉलेज थोड़ा तो इंक्रीज हुआ होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं दिल से मैं सारी मेहनत करके आपके सामने एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ और एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी लेके आता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो डाउट आपके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।